नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मंत्र लेकर उपस्थित हूँ। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं का इतना सजीव चित्रण करती है कि पाठकों का हृदय विचलित हुए बिना नहीं रहता। एक डॉक्टर की हृदयहीनता और एक बूढ़े गरीब का कर्तव्य पालन उन्हें कैसे कचोटता है, यह वर्णन मन को छू लेता है। आइए मैं कहानी का वाचन करती हूँ। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लेकर आते दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने कहा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हाँ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर से मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसका मुंह देखकर ही जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का तो विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। शहर के रईस एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुगलियां करते थे। बेचारे को जरा दम मारने की भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था।
इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस समय उसके पास हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी न सकूंगा, कमरे में तिल रखने भर की जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। दूसरे महाशय ने कहा, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद ही अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर दिखाए कोई तो ना। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात और मन के एक एक भाव को समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का कोई मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इसके बाद वह महफिल में चली गई। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुँचेगी, तो वह उसे हरगिज न काटेगा। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुख लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई।
डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा हुआ भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। ओठों पर नीलापन दौड़ने लगा। इतने में जड़ी पिसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी के करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फ़ायदा न होगा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन में मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। डॉक्टर चड्डा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा। मगर मेरा कैलाश, मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता, जो कुछ ना होना था हो चुका। जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत, क्या सो गए? ज़रा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू है ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्डा है, खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुँह बात न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, सुना है, यही तो एक लड़का था। सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गईं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, ज़रा तम्बाकू ला दे, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साही भी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे, वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो मैं ना जाता।
सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, ज़रा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग हैं? भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्र ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर से खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा खटका सा होते ही जागते हैं। अब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से ही हो? नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। बूढ़े ने फिर से किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उस वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार बोल चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपनी काबू में नहीं रहती, पैर रहता कहीं है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जुबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद न आती, न सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ इन्होंने कौन सा अच्छा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हज़ारों मरते हैं, हज़ारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना ने एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति ही रोते हैं या सब्र भी कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूँ धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आया। सन्नाटा छाया हुआ था, रोने पीटने की आवाज़ भी न आती थी।
भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही थी। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होगा, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थीं, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर। 1 महीने तक शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, तभी आया हूँ। भैया कहाँ हैं? ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यवस्थित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब भगत को अंदर ले गए। उसने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। अगर नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। ज़रा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की अधिक संख्या न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं, तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुड्ढा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर ज़रा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।